बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रो बाकर चैनल में एस्ट्रो गपशप में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट माहिर फरकियार मोहम्मद बाकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। बस ठीक ठाक। तो अब हम अपने कायनात के सफ़र को दोबारा शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए, जिससे हम चल रहे थे पिछली दफ़ा वीनस पे। तो अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं अर्थ एंड मून सिस्टम पे। ऐसे ही है जी? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉप है वो अर्थ और मून सिस्टम है। तो हम अपनी ज़मीन पे अब आ गए, तो अब हम इसके बारे में सवाल शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले आप क्या बताना चाहेंगे अर्थ मून सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जो कि सबसे पहले लोगों को पता होनी चाहिए? अच्छा, ये एक ऐसा मौजू है कि हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे पार्ट्स इसके बने, क्योंकि ये बहुत बहुत वसी मौजू है। तो शुरू हम यहाँ से करते हैं कि हर सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट, सिवाय शुरू के 2 प्लैनेट्स को छोड़ के, हर प्लैनेट के गिर्द उसके सैटेलाइट्स हैं। अर्थ के गिर्द, ये जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, अर्थ का मून, एक सैटेलाइट है अर्थ का जो उसके गिर्द घूम रहे हैं, मून। मार्स के गिर्द भी सैटेलाइट्स हैं, जुपिटर के गिर्द भी सैटेलाइट्स हैं, हर प्लैनेट के गिर्द उसके सैटेलाइट्स हैं। लेकिन एक बड़े कमाल की बात यह है अर्थ मून सिस्टम में कि मून जो है वो अर्थ की निस्बत, जैसे बाकी प्लैनेट्स के मून्स प्लैनेट की निस्बत बहुत छोटे हैं, तो हमारा मून हमारी निस्बत काफ़ी बड़ा है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो साइज है। तो इसी वजह से अक्सर अर्थ मून सिस्टम को हम डुओ प्लैनेट सिस्टम कहते हैं। ऐसे लगता है 2 प्लैनेट्स हैं। सो मून का जो डायामीटर है वो अर्थ के डायामीटर से 1/4 है। अगर हम सिंपली ज़्यादा छोटा नहीं, अगर हम डायामीटर से स्टार्ट करें, अर्थ का डायामीटर को आधा कर दें और उसको फिर आधा कर दें, so the moon's diameter is 3456 किलोमीटर। अगर आप भूल जाएं तो 3456। तो वो तो वैसे भी ये कहा जाता है कि ये जमीन का ही हिस्सा है। वो तो है, वो बाय नेचर तो जमीन का हिस्सा है, जमीन का हिस्सा है, लेकिन साइज के लिहाज से जमीन का 1/4। मतलब अगर वो जमीन में होती, ये मतलब होता, चांद होता, तो इसका मतलब ये है कि जमीन हमारी और बड़ी होती, जमीन और बड़ी होती। बिल्कुल एग्जैक्टली, अर्थ हमारी लड़ाई झगड़े कम होते और अभी हमारे पास और एम्पल टाइम होता है आबादी बढ़ाने का। और मतलब सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जमीन ज्यादा होती, प्लॉट ज्यादा होते, कुछ मटेरियल हम बाहर फेंक के हमने मून बना लिया, कुछ मटेरियल बाहर फेंक के वो मून बना लिया। ऐसे यही। लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई नहीं काम, वो काम हमारा अभी भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहा, जो जिस काम के लिए मतलब वो, जैसे हमारा हैबिटेबल जोन है ये अर्थ, वैसे वो नहीं रहा। आप जाके उस पे वैसे नहीं बस सकते जैसे अर्थ के ऊपर। इस तरह तो आप भूल जाएं कि आप कहीं जाकर रह सकते हैं जैसे अर्थ पे आप रहते हैं। लेकिन जिस पर्पस के लिए अल्लाह ताला ने उसको खल्क किया है वो कर रहे हैं। पर्पस बताइए हमारे नाज़रीन। अच्छा, अब मून का जो डायमीटर, उस पर हमने बात कर ली, अर्थ के डायमीटर से 1/4। लेकिन मास के लिहाज से यहाँ पर भी एक बात वाज़ेह हो जाए, वैसे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मास अलग है, वेट अलग है। ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। यानी ये मेरे हाथ में जो चीज़ है, अगर इसमें मैटर कितना है उसको देखा जाए, दैट इज मास, और अर्थ इसको कितनी फोर्स के साथ पुल कर रही है, तो इसको हम कहते हैं वेट। ठीक है, तो ये वेट का वर्ड ठीक नहीं है, ये हम मास का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो मून का मास जो है वो अर्थ के मास से 80 टाइम्स लेस है। अच्छा। और आसान अल्फाज में उसकी ग्रेविटी भी कम है। यानी आप एक तराजू के एक तरफ 80 मून रखें और एक तरफ अर्थ रखें तो वो बराबर हो जाएंगे। तो मून का मास जो है वो अर्थ से बहुत ज्यादा कम है, डायमीटर के लिहाज से ये 1/4 है। तो मून, बाकी प्लैनेट्स के अगर आप मून देखें तो वो उस प्लैनेट के सामने नजर भी नहीं आते, और आपका मून आपके सामने पूरा फेस लेकर बैठा हुआ है। यानी आप मून को देखते हैं, पूरा एक ऐसा लगता है पूरा प्लैनेट है, वो मून तो लगता ही नहीं है कहीं से, पूरा एक प्लैनेट लगता है। और एक और चीज भी यहां पर मैं वाजे कर दूं कि मून जमीन के गिर्द, आप कहते हैं ना, घूमता है, चक्कर लगाता है। एग्जैक्टली मून टेक्निकली जमीन के गिर्द नहीं घूमता, क्योंकि मून और अर्थ का जो सिस्टम है वो एक कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे घूमते हैं। कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है कि जब 2 मासेस कंपेरेबल हो तो वो एक दूसरे के गिर्द नहीं घूमता। ठीक है, ये आप पीछे भी देख सकते हैं, ये आप डायग्राम भी इत्तेफाक से पीछे आ गया। यानी आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट दूसरे के गिर्द नहीं घूमता। ऐसे नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे दूसरे के गिर्द घूम रहे, ये दोनों एक दूसरे के गिर्द ऐसे घूमते हैं, जैसे पीछे नजर आ रहा है। जी, ये कॉमन सेंटर ऑफ मास के ऊपर घूमते, इसको कहते हैं कॉमन सेंटर ऑफ मास या कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
बिल्कुल उसी तरह जैसे स्कूल में कॉलेज में बच्चियां एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे के गिर्द घूम रही होती हैं, उस गेम का शायद कोई नेम भी है। हाँ, तो वो आप कहेंगे जी एक बच्ची दूसरे के गिर्द घूम, नहीं, दे आर बोथ रिवॉल्विंग अराउंड देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मून और अर्थ अपने कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर मूव करते हैं और यकीनन मून जमीन के गिर्द 27 दिन और कुछ घंटों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। अब ये जो बात मैंने की है, इस पे अभी फर्दर बहस होगी कि चांद जमीन के गिर्द एक चक्कर कितनी देर में मुकम्मल करने का, मैंने कहा 27 दिन और चंद घंटे, लेकिन लूनर मंथ आपका जो है वो 29 या 30 दिन का है, जिसके बाद आपको न्यू मून नजर आता है। तो उस पर हम बाद में रुक के बात करते हैं। बहरहाल अभी टाइम मैंने आपको बता दिया, 27 दिन और कुछ घंटे लगते हैं कि मून जो है वो जमीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है। और इसके साथ साथ मून जो है ये अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, लेकिन जितनी देर में ये जमीन के गिर्द घूमता है उतनी ही देर में ये अपने एक्सिस पे भी घूमता है। अब अगर ये वाली बात वाज़ेह हो तो फिर मजा आएगा। यानी अब मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि जी अब मैं ऐसा करता हूं कि कोई एग्जांपल ले लेता हूं, कोई बुक की एग्जांपल हम ले लेते हैं। कोई बुक पीछे से अच्छा जी, एक बुक की एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये मेरे हाथ में एक बुक है, ठीक है जी, एक रेलवे से रिलेटेड एक बुक है जी, दुनिया भर की जो रेलवेज हैं। बहरहाल एग्जांपल इसकी हम ले लेते हैं। अब फर्ज कर लें कि ये जो मेरा हाथ है ये है अर्थ और ये है मून। अब इसने ये फेस अर्थ की तरफ किया हुआ है और साथ साथ ये अर्थ के गिर्द घूम रहे हैं। अब आप नोट कर रहे हैं ये अपने एक्सिस पे भी घूम रहे हैं और अपने एक्सिस पर घूमते घूमते ये जमीन के गिर्द भी घूम रहा है, लेकिन चूंकि एक ही वक्त में ये अपने एक्सिस पे भी घूमता है, एक ही वक्त में ये जमीन के गिर्द भी घूमता है, इसलिए इसका एक ही फेस सामने रहता है, एक ही फेस हमारी तरफ रहता है। हमें ये अपना दूसरा चेहरा नहीं दिखाता, ये इंसानों की तरह नहीं है, इसके दो चेहरे ये नहीं रखता, ये एक ही चेहरा रखता है। ये वो जो ब्लैक वाला फेस है, वो जो जिसपे धब्बे हैं ब्लैक, ये वो फेस हमारी तरफ रखता है और हमारे गिर्द घूमता है। तो 27 दिन और कुछ घंटों में ही अपने एक्सिस पे भी एक मर्तबा घूमता है और 27 दिन कुछ घंटों में ये जमीन के गिर्द भी एक मर्तबा घूम जाता है। सो ये इसकी बेसिक डायनामिक्स हैं। सही, तो इसका क्या डिस्टेंस है जमीन से और इसका ऑर्बिट कैसा है? हर एक जो सोलर सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में है। तो मून जो है वो भी अर्थ के गिर्द इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, इलिप्टिकल ऑर्बिट या ओवल शेप में है। ये पीछे भी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि एक ऑर्बिट बना हुआ था। तो ऑर्बिट्स जो हैं वो हमेशा इलिप्टिकल होते हैं। अब मून अर्थ के कभी करीब आ जाता है, कभी दूर चला जाता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। जब ये अर्थ के करीब आता है तो इसका डिस्टेंस 3,50,000 किलोमीटर होता है। कोई एक आध नंबर कुछ 150 में आगे पीछे हो सकता है। 3,50,000 किलोमीटर पे आ जाता है और जब दूर जाता है तो 4,04,000 किलोमीटर पे चला जाता है। 54,000 तक, 54,000 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। काफी है। और आपको बकायदा पता चलता है कि आज मून बड़ा नजर आ रहा है, आज छोटा नजर आ रहा है, बकायदा फर्क पता चलता है। यही सुपर मून और ये सब कुछ उसमें भी ये रोल प्ले कर। सुपर मून को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सुपर मून में भी ये डिस्टेंस, मून होता है, ब्लू मून होता है, मुख्तलिफ रंगों के मून होते हैं, हाँ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें भी ये रोल अपना प्ले करता है, जो डिस्टेंस की वेरिएशन है। सही। तो इसका जो ऑर्बिट है जिस प्लेन में है जमीन के गिर्द, ये उसी प्लेन में ही रहता है या ये भी शफल होता है? जो ऑर्बिट का प्लेन है, प्लेन जिस सरफेस पे वो ऑर्बिट है, सपोज मून अर्थ के गिर्द ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो ये वो प्लेन है, दिस इज द प्लेन सरफेस जिसके ऊपर मून घूम रहा है जमीन के गिर्द। इवन दिस प्लेन चेंजेस, दिस प्लेन आल्सो स्पिन्स लाइक दैट। क्या वजह? इसकी वजह यह है कि मून के ऊपर सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी असर नहीं करती है। याद रहे कि मून को अर्थ की ग्रेविटी ने कैप्चर किया हुआ है, मून के ऊपर सन की ग्रेविटी भी असर करती है। वो उसको अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ वो डिस्टर्ब करती है ग्रेविटी, क्योंकि मून इतना सन से दूर है कि सन उसको जमीन की ग्रेविटी से अलग करके ले जा तो नहीं सकता, लेकिन उसके ऑर्बिट को असरअंदाज होता है, उसके ऑर्बिट को तंग करता है। इट इज बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लुएंस ऑफ सोलर ग्रेविटी
और बाकी प्लैनेट्स की ये भी बाकी प्लैनेट्स, हाँ मैं यही पूछने लगी थी, तो ये बाकी प्लैनेट्स नहीं असर करते? मार्स हो गया, वीनस हो गया, स्पेशली जो बिल्कुल नियर अर्थ है। बिल्कुल करते हैं जी। बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो भी आपके मून के ऑर्बिट के ऊपर असर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन सबसे जो डोमिनेंट फैक्टर है वो सोलर ग्रेविटी का फैक्टर है। तो हाँ जी बिल्कुल, और अर्थ की ग्रेविटी ने तो मून को कैप्चर किया हुआ है, उसकी वजह से तो वो घूम रहा है उसके गिर्द, ये उसको डिस्टर्ब नहीं करती, ये तो उसको अपने गिर्द घूमने पे मजबूर करती है, लेकिन सोलर ग्रेविटी जो है वो उसको डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से इसका ये ऑर्बिट जो है ये इस तरह अपना डगमगाता रहता है, प्लेन चेंज करता है। मुझे आइडिया है ये वाहिद मून है सोलर सिस्टम का जो कि पूरा स्फेरिकल है? नहीं, और भी मून्स हैं, सारे बहुत सारे मून्स हैं जो स्फेरिकल हैं, बिल्कुल हैं। जितना भी किसी ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा तो वो स्फेरिकल होगा। अच्छा, तो बहुत सारे मून्स हैं जो स्फेरिकल। अमूमन ज्यादातर मून्स पथरीले देखे ना, जैसे रॉकी बस होती है फॉर्मेशन, ज्यादातर नहीं है, एब्रप्ट शेप का होता है, तो ये अच्छा हाँ ज्यादातर नहीं है स्फेरिकल, लेकिन ये दो जो हैं उनमें से एक है। अच्छा, डेफिनेटली ऐसे ही, बिल्कुल। और ये जो हमारा चांद है, जिसके बारे में जब भी मुहावरा वो किया जाता है, वो पकड़ा जाता है कि भाई चांद में भी दाग होते हैं, तो ये दाग क्या है? जो चांद एक ही फेस हमारी रखता है वो ब्लैक धब्बों से भरा हुआ है। ये माजी की वोल्केनिक एक्टिविटी है, माजी में, अभी तो नहीं, लेकिन किसी जमाने में मून के ऊपर वोल्केनो इरप्ट होते थे, तो ये वो लावा फ्लो रीजन्स हैं, ये जो ब्लैक रीजन्स हैं ये लावा जमा हुआ है। वो इस पे वो एस्टेरॉइड या ये उसके वो नहीं है, क्रेटर्स नहीं है ये? ब्लैक जो रीजन्स है वो क्रेटर्स नहीं है, क्रेटर्स उससे छोटे हैं। अच्छा, क्रेटर्स भी हैं, लेकिन वो जो बड़े धब्बे हैं काले वो बड़े गोल बकायदा नुमाया आंखों से नजर आते हैं। कितने बड़े? बहुत बड़े, बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा कितना बड़ा? hundreds and thousands of kilometers, thousands of kilometers के बड़े रीजन्स हैं। इनको एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, सीज, ओशंस, लेकिन ओशन में तो पानी होता है। एक होता है एक टर्म, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो एक्चुअली नहीं होती हैं, उनको हम जैसे नहीं, आप छोटे बच्चे को कहते हैं प्यार से, ओ एक गुड्डू इधर आना, तो जो गुड्डू होता है वो गुड्डू नहीं होता, वो जफर होता है या मेरा कुछ और नाम होता है, वो प्यार से गुड्डू होता है। ये जो ब्लैक रीजन्स हैं ये प्यार से सीज हैं, ओशंस हैं, लेकिन है नहीं, लेकिन हम इनको पुकारते इसी तरह हैं, हम इसको कहते हैं ओशंस ही हैं। आज भी हमने इनके नाम ऐसे रखे हुए, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, द ओशन ऑफ स्टॉर्म्स, नाम हम इनका ऐसे ही लेते हैं। तो ये कोई ओशन या सीज नहीं है, बल्कि लावा फ्लो रीजन्स हैं, जो माजी में कभी लावा फ्लो की वजह से ये बने। लावा जब वो होता था तो मतलब ये एक्टिव था, इसको एक्टिव, हाँ। मतलब ठीक है, वो तो चूंकि अर्थ का सैटेलाइट है, वरना अगर वो अर्थ की ग्रेविटी में नहीं होता तो अलग से एक प्लेनेट होता, प्रॉपर प्लेनेट होता। अगर ये सन के गिर्द घूमता, प्रॉपर प्लेनेट होता। क्या उसके वॉल्केनोज में से क्या निकलता था? वॉल्केनोज के बिल्कुल वैसी अर्थ की तरह, जो कुछ आपके अर्थ के इंटीरियर में होता है, आयरन है, सब कुछ है, वो वहां पर भी इसी तरह जो उसके इंटीरियर में। क्या हुआ, वो क्यों ठंडा पड़ेगा? जो भी प्लैनेट्स होते हैं। ये कितने माजी की बात है ये बंद हो गया? नहीं, ये यकीनन कोई रिसेंट बात नहीं है, ये कोई रिसेंट, ये मिलियंस ऑफ इयर्स बैक, यस, मिलियंस ऑफ इयर्स बैक। और क्यों बंद हुआ? मतलब बस निकल गया जो था उसमें? नहीं, हर प्लैनेट का इंटीरियर गर्म होता है, शुरू में था, हमारा भी है, आज भी है, लेकिन वक्त के साथ साथ इंटीरियर ठंडा हो जाता है। ठंडा कैसे होता है? उसकी हीट अंदर से, प्लैनेट की या जो मून है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसकी हीट अंदर से सरफेस तक फ्लो करती है, सरफेस से बाहर निकल जाती है, और उसको फिर एटमॉस्फेयर अगर वो करे तो वो रुकी रहेगी, हीट एटमॉस्फेयर में आती है। अब ये जो आपने क्वेश्चन किया, ये अंदर से हीट के फ्लो के बारे में किया है। तो जैसे ही जमीन के कोर में से हीट निकल के अपर लेयर्स में आती है, अपर लेयर्स में से गुजरते हुए सरफेस पे आती है, सरफेस से निकल के एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से हीट स्पेस में। सो अर्थ का कोर ठंडा हो रहा है, तो बाकियों के हो चुके हैं, हमारा हो रहा है, मून हो चुका, मरकरी हो चुका, 100% नहीं लेकिन अर्थ की निस्बत हो चुके, मार्स का इंटीरियर ठंडा हो चुका। हमारे पास कितना टाइम है जमीन में? और जो आपका इंटीरियर आज भी गर्म है, ये आपको जिंदा रखे हुए, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अभी है, टाइम है, अभी टाइम है, लेकिन मून का इंटीरियर अपनी हीट को रेडिएट कर करके ठंडा हो चुका है। मून बना भी जमीन के बाद, और फिर करोड़ों साल पहले ठंडा भी हो गया, इसलिए क्योंकि उसका साइज कम है और इतनी ज्यादा हीट उसके अंदर ट्रैप नहीं थी, तो वो जल्दी ठंडा हो गया और उसकी वोल्केनिज्म और सारी चीजें खत्म हो गई। तो जो हमारा चांद है, उसका जो दूसरा रुख है, उधर क्या क्या है? उधर वो भी इसी तरह दिखता है?
नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और वो ब्लैक साइड है पूरी, कभी वो रोशनी में नहीं आती? नहीं, क्योंकि सन की लाइट में तो वो आती है। हाँ, सन की लाइट रिवॉल्व होता है तो फिर वो आ जाती है, उसमें आती है, तो हमें नहीं दिखती। हर एरिया मून का सन की लाइट में से तो गुजरता है। हर जगह 15 दिन का दिन होता है, 15 दिन की रात होती है, लेकिन वो हमें नहीं दिखती। वो हमारे सामने की फेस है, बैक साइड हमने कभी नहीं देखी। और अगर आपको दिखाई जाए किसी तस्वीर में जो हमने पीछे से खींची है खलाई जहाजों से, और आपको दिखा के पूछा जाए ये क्या है, तो आप नहीं पहचानेंगे कि ये आपका ही मून है। इतना डिफरेंट है। कोई वॉल्केनिज्म के निशानात नहीं है उस तरफ नहीं है। नहीं। क्यों? क्योंकि मोस्टली ये वाली साइड जो मून की थी ये हैवी थी, तो इस साइड पे वॉल्केनिज्म ज्यादा हुआ है। इस तरह की भी चीजें होती हैं। तो मतलब एक तरफ बिल्कुल वो भरा हुआ है, दूसरी तरफ से पहचान भी नहीं सकेंगे। नहीं, प्लेन है, मतलब प्लेन और नहीं, क्रेटर्स हैं, लेकिन ये ब्लैक स्पॉट्स नहीं है, धब्बे नहीं है। वॉल्केनिज्म उस तरफ नहीं हुआ, इसी तरफ हुआ। इस तरफ इसकी जो क्रस्ट है वो थिन थी, और इस तरफ से वॉल्केनो ज्यादा इरप्ट हुए, तो उस तरफ कुछ नहीं है। सही। तो वहां पे चूंकि ग्रेविटी कम है, इसीलिए वहां पे जो है मास भी हमारा भी फिर कम होगा, और इसी वजह से वहां पे जो है यहाँ के एक कदम वहां के हम उछल ही जाते हैं। ग्रेविटी मून की इसलिए कम है, उसका मास कम है, हमारा वेट कम हो जाता है वहां जाके। तो हम मोटे नहीं है, हम गलत प्लेनेट पे पैदा हुए। मैं बार बार यही बात कर रही हूँ, हम गलत प्लेनेट पे हैं। मास प्लेनेट पे है, मास कम नहीं होता। मतलब अगर कोई अराउंड 80 kg है तो वो वहां जाके मास नहीं कम होता, आपके अंदर जितना मैटर भरा हुआ है उसमें फर्क नहीं पड़ता, वेट कम हो जाता है। वही वेट कितना हो जाएगा? कम हो जाता है। 80 वालों का कितना हो जाता है? 20 पे आ जाते हैं। कैलकुलेट बिल्कुल हम कर सकते हैं, चूंकि मून पर स्मॉल g की वैल्यू 1.6 है, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। 80 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब आप वहां इतना वेट वहां पर एक ही जंप मारेंगे तो कितना आगे तक जा सकते हैं आप? यहाँ पर जब हम कदम रखते हैं तो इंचेस के लिहाज से रखते हैं जी। वहां पर 6-6, 7-7 फुट के जंप होंगे। एक जंप, दैट इज नॉर्मल वॉकिंग। 7 फुट एक वो, और अगर उछाली जाए, और अगर आप जानबूझ के जंप करेंगे फिर तो आप शायद 20, 25, 30 फुट दूर चले जाएं। तो वहां पे गिरने का इफेक्ट क्या होता है? वो भी कम होता है। कम होता है। मतलब हम जोरदार उछले और फिर नीचे आके गिरे भी तो जमीन जैसा वो नहीं होगा। नहीं, इतनी चोट नहीं लगेगी। और आप पहाड़ पे चढ़ेंगे तो ज्यादा बड़े पहाड़ पे बगैर थके हुए चढ़ जाएंगे। सही। लेकिन स्पेस सूट पहनना होगा आपको, उधर कुछ ऑक्सीजन और चीजें नहीं है, वो तो जरूरी है, डेफिनेटली स्पेस सूट पहनना होगा आपको। तो ये अर्थ मून सिस्टम जो है ये बहुत ही फैसिनेटिंग होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि एक एपिसोड में कंप्लीट होगा, तो मेरे ख्याल से इसको अगले एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो अपने नाज़रीन को हम खुदाफिज कहते हैं। आप कुछ अगर आखिर में ऐड करना चाहें? मून जो है जी अर्थ के गिर्द घूम रहा है और उसकी ग्रेविटी वीक है, लेकिन उसकी ग्रेविटी वीक तो है लेकिन आपके अर्थ तक असरअंदाज होती है और आपके ओशंस को खींचती है, जिससे टाइड्स पैदा होती हैं। सही। तो टाइड्स पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इसके बारे में फिर हम अगले एपिसोड में लेके चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त पूरा हुआ चाहता है, तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हम अपनी मेज़बान हिना सादिक को और मेहमान मोहम्मद बाकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।